बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। बैंकों में 500 और 1000 की नोट जमा कराने का आज आखिरी दिन। 31 मार्च तक आरबीआई में नोट बदलने की सुविधा जारी। अब तक 60 लाख खातों में 7 लाख करोड़ जमा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जारी की अपने उम्मीदवारों की सूची। 235 नाम शामिल। शिवपाल ने किया 68 और उम्मीदवारों का ऐलान। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू पीपीए की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित। उप मुख्यमंत्री समेत 6 और विधायकों पर भी कार्रवाई। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। फरवरी में चीन नेपाल करेंगे साझा सैन्य अभ्यास। चीन के रक्षा मंत्रालय ने की पुष्टि। दोनों देशों के बीच पहला अभ्यास। हैकिंग के आरोप में रूस के 35 राजनयिक अमेरिका से निष्कासित। खुफिया अधिकारियों और शीर्ष अधिकारियों पर प्रतिबंध। रूस ने कहा सही समय पर देंगे जवाब। सरकार की तरफ से नोटबंदी के बाद दी गई सीमा आज खत्म हो रही है। अगर आपके पास अभी भी पुराने नोट हैं तो उन्हें आज ही बैंक जाकर जमा करा सकते हैं। आज आखिरी दिन होने के चलते बैंकों में भारी भीड़ होने की संभावना है। हालांकि कुछ शर्तों के साथ 31 मार्च तक आरबीआई में पुराने नोट बदलवाए जा सकेंगे। नोटबंदी के बाद 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बैंक में जमा कराने का आज आखिरी दिन है। इसके बाद पुराने नोट शर्तों और हलफनामे के साथ 31 मार्च तक रिजर्व बैंक में जमा कराए जा सकेंगे। 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच पुराने नोट जमा करते वक्त गलत जानकारी देने पर कम से कम 5000 या जमा रकम का 5 गुना जुर्माना लगेगा। वहीं गुरुवार को सरकार ने पुराने नोट रखने पर सजा के प्रावधान को खत्म कर दिया। दरअसल बुधवार को कैबिनेट ने जिस अध्यादेश को मंजूरी दी थी उसमें 4 साल की सजा देने की बात कही गई थी, लेकिन अब 31 मार्च के बाद पुराने नोट रखने पर कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी 31 मार्च के बाद कोई भी 10 से ज्यादा पुराने नोट नहीं रख सकता। हालांकि शोधार्थियों के लिए ये संख्या 25 होगी। वहीं नोटबंदी के बाद से 60 लाख खातों में तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए की रकम जमा हुई है। सरकार ने साफ किया है कि नकदी जमा करने वालों को बताना पड़ेगा कि यह धन कहां से आया। अधिकारियों के मुताबिक बैंक में काला धन जमा कराने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोटबंदी के आलोचक गलत साबित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कर वसूली से लेकर रबी फसल की बुआई के आंकड़े उत्साहजनक हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक नोटबंदी के बाद बाजार में तेजी से नकदी पहुंचाने की चुनौती अब खत्म हो गई है। इस बीच आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वो छोटे उद्यमियों की पूंजी जरूरतों के लिए अतिरिक्त राशि मुहैया कराएं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को आंकड़ों के जरिए नोटबंदी के नकारात्मक असर के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि अब तक जीडीपी में बड़ी गिरावट की आशंका गलत साबित हुई है। वित्त मंत्री के मुताबिक आरबीआई के पास पर्याप्त नकदी है और बाजार की मांग के हिसाब से इसकी पूर्ति की जा रही है। जो आलोचक इसके कह रहे थे कि बहुत बड़ा प्रभाव अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाला है, ऐसा हुआ नहीं। करेंसी रिप्लेसमेंट, रीमोनेटाइजेशन बहुत एडवांस स्टेज पे है। जितनी करेंसी 8 नवंबर को थी उसका एक बहुत बड़ा भाग बाजार में रिजर्व बैंक ने दे दिया है। 19 दिसंबर तक प्रत्यक्ष कर की वसूली 13.6% बढ़ी है। वहीं अप्रत्यक्ष कर 26.2%, सेंट्रल एक्साइज 43.3%, सेवा कर 25.7% और कस्टम की वसूली 5.6% बढ़ी है। जीवन बीमा के कारोबार ने 213% की लंबी छलांग लगाई है। एक बहुत बड़ा पैसा जो गुमनामी में था आज वो बैंकिंग व्यवस्था में आया है, और जब बैंकिंग व्यवस्था में आता है तो स्वाभाविक है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन उस पैसे के ऊपर लगता है और टैक्सेशन कलेक्शंस में ये अभी तक रिफ्लेक्ट होना आरंभ हो गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि रबी सीजन में बुआई 6.3% बढ़ी है, जो कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। इसके अलावा पर्यटन से लेकर म्यूचुअल फंड में भी निवेश बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पुराने नोटों की बदलने की मियाद खत्म होने के साथ ही सरकार सघन संपर्क अभियान शुरू कर रही है। इसके लिए सरकार ने डिजिधन अपनाओ
मजबूत भारत बनाओ का नारा दिया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान डिजिधन, व्यापार और लकी ग्राहक योजना के ड्रॉ भी निकाले जा सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 दिसंबर को एक बार फिर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कल शाम 7:30 बजे इस संबोधन में काले धन के खिलाफ लड़ाई और नोटबंदी से जुड़ी कुछ नई घोषणाएं कर सकते हैं। 500 और 1000 के पुराने नोट बैंकों में जमा करने की मियाद आज खत्म हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीटीआई के मुताबिक वो नोटबंदी के बाद नकदी संकट खत्म करने के उपायों की घोषणा कर सकते हैं। साथ ही अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए कई उपायों का भी ऐलान किया जा सकता है। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने देशव्यापी मोर्चा खोलने का फैसला किया है। इस सिलसिले में गुरुवार को कई शहरों में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर निजी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जवाब की मांग की। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की हताशा करार दिया है। नोटबंदी के फैसले को लेकर कांग्रेस आक्रामक रुख अपनाए हुए है। जयपुर में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर सवालों की बौछार की। उन्होंने बीजेपी पर काले धन के मुद्दे पर अपने नेताओं को बचाने का आरोप लगाया। क्या मोदी जी और अमित शाह जी बताएंगे कि उन्होंने कितने सैकड़ों या हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति भाजपा और आरएसएस द्वारा नोटबंदी के निर्णय से पहले खरीदी गई? उस पैसे का स्रोत क्या था? वो काला धन था या सफेद? उसमें मेज के ऊपर और मेज के नीचे से कितना पैसा दिया गया? क्या संपत्ति मार्केट वैल्यू के अनुरूप करवाई गई और ये पैसा आया कहां से? इधर जम्मू में पार्टी की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी ने प्रधानमंत्री के नोटबंदी के फैसले को गरीब विरोधी करार दिया। अंबिका सोनी ने पूछा, किस आधार पर नोटबंदी का फैसला लिया गया? कौन से इकोनॉमिस्ट थे, क्या रिजर्व बैंक की भूमिका थी, क्या क्या वित्त मंत्री की राय क्या थी, हमें बताएं। ये निर्णय किस आधार पर, किस डिस्कशन के बाद, किस सोच समझ और इंतजाम के बाद ये निर्णय लिया गया। इधर बीजेपी ने नोटबंदी के फैसले का बचाव करते हुए कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकार दिया। एक तो मोदी जी की सरकार की लोकप्रियता और जनता का विश्वास उनके देश के ईमानदार बनाने के प्रयास के कारण उनको परेशानी हो रही है। कांग्रेस नोटबंदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर देश भर में संवाददाता सम्मेलन और धरना करने की तैयारी में है। 2 और 3 जनवरी को पूरे देश में जिला स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी और पार्टी के कार्यकर्ता 6 और 7 जनवरी को जिला मुख्यालयों का घेराव करेंगे और धरना देंगे। कांग्रेस देश भर में नोटबंदी के खिलाफ लोगों का समर्थन हासिल करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव फिर आमने सामने आ गए हैं। अखिलेश यादव ने 235 सीटों पर उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट गुरुवार को जारी कर दी। कुछ घंटों बाद ही शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह के साथ बैठक के बाद 68 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी। समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे पर टकराव उस वक्त दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने 235 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। समर्थक विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक के बाद ये सूची सार्वजनिक की गई। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन सोशल मीडिया पर ये सूची मौजूद है। इसमें उन सभी मंत्रियों के नाम शामिल हैं जिनके नाम बुधवार को पार्टी प्रमुख की ओर से घोषित आधिकारिक सूची में नहीं थे। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर नाराजगी भी जाहिर की। मंत्री जी ने कहा, मैं आज एक लिस्ट जारी करूंगा, एक कल लिस्ट जारी करूंगा और आप लोगों के लिए वोट भी मांगूंगा। आप लोग जीत के आइए और ये जनता के हित में हमने फैसला लिया जो जनता मांग कर रही है। मोदी जी आप सब चुनाव लड़ेंगे, हम लोग मोदी जी का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा आप सब चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव की सूची सार्वजनिक होने के बाद शिवपाल यादव देर रात मुलायम सिंह यादव के घर पहुंचे। इसके बाद शिवपाल यादव ने 68 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी आधिकारिक तौर पर 393 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और सिर्फ 10 उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी रह गया है।
समाजवादी पार्टी में जारी कलह को बीजेपी ने जनता का ध्यान भटकाने की सुनियोजित कोशिश करार दिया है। और अब समाजवादी पार्टी के मूल्यांकन का समय है। ये सारा कुछ करके जनता का ध्यान बटाने की कोशिश है। पहले भी हमने देखा कि अलग अलग तलवारें खींची, फिर सब साथ थे। बुधवार को पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने 325 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। इसमें अखिलेश समर्थक 3 मंत्रियों समेत कई नेताओं के नाम शामिल नहीं थे, जिसके बाद पार्टी की अंदरूनी कलह फिर सामने आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में लगातार बदलते हालातों के बीच कल देर रात मुख्यमंत्री समेत 7 विधायकों की पार्टी सदस्यता निलंबित कर दी गई। पार्टी अध्यक्ष के मुताबिक यह अनुशासनात्मक कार्रवाई है। निलंबन के बाद खांडू पीपीए विधायक दल के नेता भी नहीं रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश में पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू को पार्टी से निलंबित कर दिया है। गुरुवार देर रात हुई कार्रवाई में पीपीए ने उप मुख्यमंत्री चोवना मेन समेत 6 और विधायकों की पार्टी सदस्यता भी अस्थायी तौर पर रद्द कर दी है। इन सभी पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। निलंबित 5 अन्य विधायकों के नाम जाम्बेताशी, पसांग दोरजी सोना, चौव तेवा में, जिग्नू नामचोम और कामलुग मोसांग है। पार्टी अध्यक्ष की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि 20 दिसंबर को कार्यकारी समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव से मिले अधिकारों के तहत इन विधायकों को अस्थायी तौर पर निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ मिले सबूतों से वो संतुष्ट हैं। आदेश के मुताबिक पेमा खांडू निलंबन के बाद पीपीए विधायक दल के नेता भी नहीं रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश में इससे पहले सियासी संकट तब खड़ा हुआ था जब पेमा खांडू समेत 43 विधायकों ने कांग्रेस को छोड़कर पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल का दामन थामा था। इसके बाद से ही पीपीए में नए और पुराने सदस्यों में मतभेद जारी था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए इसी मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे प्रदीप कुमार से, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, ईटानगर से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, हम देख रहे हैं अरुणाचल में किस तरह से पिछले 1 साल से हम कहें नाटकीय घटनाक्रम जारी है। अब जो घटनाक्रम हुआ है उसका क्या असर पड़ेगा? दिसंबर 15 से ये पॉलिटिकल अपील जो चल रहा है अरुणाचल में, प्रगति का रफ्तार थमा हुआ है। ये सिंपल दिख रहा है, ये किसा कुर्सी का है। और जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल है, उसका कोई मतलब नहीं रहा है। यहाँ गवर्नमेंट की हर काम ठप पड़ा हुआ है। लोग बहुत शंकित है आगे डेवलपमेंट क्या होगा। ये और ज्यादा अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हुआ। कल लेट नाइट जो डिसीजन पीपीए ने लिया है, पीपीए इज द ओनली रीजनल पार्टी इन द स्टेट। काफी उम्मीद लोगों से था कि रीजनल पार्टी होने के कारण जो थमा हुआ डेवलपमेंट की रफ्तार दौड़ेगा, लेकिन ये तो और भी गंभीर हो चुका है। लोगों बहुत शंकित है कि क्या होगा। प्रदीप, अभी तुरंत जो असर पड़ेगा, हम चाह रहे हैं आप एक बार उसके बारे में बताएं, क्योंकि पेमा खांडू अब विधायक दल के नेता भी नहीं रहेंगे। सियासी संकट सरकार पर अब किस तरह का संकट हो सकता है? अभी जरूर पीपीए ने और एक नेता चुनने की कोशिश करेंगे जब मुख्यमंत्री नहीं रहे पीपीए की नेता, तो जरूर आज पीपीए का मीटिंग होगा। अभी ये 60 मेंबर हाउस में पीपीए के 42 एमएलए थे, 7 निलंबित किए गए हैं। बीजेपी के 13 मेंबर्स हैं, कांग्रेस की 3 है और इंडिपेंडेंट 2 हैं। अभी जरूर आज पॉलिटिकल अपील और गहरा हो जाएगा, क्योंकि पीपीए में नया लीडर चुना जाएगा। कांग्रेस तो काफी सालों से यहाँ सत्ता में था। अभी कांग्रेस भी बड़ा टेढ़ा नजर में देखेगा और कांग्रेस की तरफ से भी कुछ कदम जरूर उठेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम बातचीत के लिए आपका। तो महीनों तक चला था सियासी उठापटक अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद 16 जुलाई को राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू बने, नबाम तुकी की जगह उन्होंने ली, और लग नहीं रहा है कि जो 1 साल से राजनीतिक अस्थिरता का दौर चलता आ रहा है वो अभी भी अरुणाचल प्रदेश में थमा है। आइए अब फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे।
राज्यसभा टीवी की इस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान और हम हैं इस वक्त गोवा में भारत के 47वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की स्पेशल रिपोर्ट लेकर। फिल्मों का शानदार मेला, देश विदेश की फिल्मों की धूम, देखिए भारत के 47वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर हमारी खास पेशकश सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। झारखंड के गोड्डा जिले में गुरुवार रात ईसीएल की एक खदान धंस गई, जिसमें 40 से 50 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। लालमटिया के भोडाय गांव में मौजूद इस खदान को ईसीएल ने राजमहल मां लक्ष्मी खनन कंपनी को लीज पर दे रखा है। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर बचाव काम शुरू कर चुकी है। पटना से एनडीआरएफ टीमें भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गई हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस हादसे पर दुख जताते हुए राहत और बचाव के कामों में पूरी मुस्तैदी बरतने का निर्देश दिया है। एआईएडीएमके की अगुवाई अब वी के शशिकला करेंगी। गुरुवार को पार्टी की बैठक में आम राय से उन्हें महासचिव बनाने का फैसला हुआ। शशिकला लंबे वक्त तक जयललिता की घनिष्ठ सहयोगी रही हैं। आम परिषद की बैठक में वी के शशिकला को एआईडीएमके का महासचिव नियुक्त करने पर मुहर लगी। आम राय से ये प्रस्ताव पारित हुआ। हालांकि बाद में होने वाली पार्टी की बैठक में उन्हें औपचारिक तौर पर इस पद के लिए चुना जाएगा, लेकिन तब तक उनके पास महासचिव के सारे अधिकार होंगे। கழக பொதுச் செயலராக மதிப்பிற்குரிய சின்னம்மா அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள்। बैठक के बाद ओ पनीरसेल्वम की अगुवाई में वरिष्ठ नेता शशिकला से मिले और उन्हें पार्टी के फैसले की जानकारी दी। शशिकला ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। शशिकला बीते 3 दशकों से जयललिता की सबसे भरोसेमंद सहयोगी रही हैं। उनसे पहले जयललिता इस पद पर थीं। जयललिता के निधन के बाद से ये पद खाली था। So Chinnamma knows everything about the government, about the party and everything. Of course, we know her also very well. But of course, for the people, she's new. But she will take all Amma schemes and Amma views to people because she knows Amma very well. So definitely, whatever Amma did, whatever the schemes Amma did, whatever the way Amma ran the party, whatever the way Amma was running the government, definitely she'll follow Amma. Definitely. एआईडीएमके की बैठक में कुल 14 प्रस्ताव पारित किए गए। एक प्रस्ताव जयललिता की जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाने का भी है। वहीं शशिकला पर पारित प्रस्ताव में कार्यकर्ताओं से उनके नेतृत्व में निष्ठापूर्वक काम करने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मद्रास हाईकोर्ट ने जयललिता के निधन से जुड़ी परिस्थितियों पर सवाल उठाया है। न्यायाधीश ए वैद्यनाथन ने पार्थिव शरीर को कब्र से बाहर निकालने का संकेत भी दिया। न्यायाधीश ने याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि निजी तौर पर मुझे कुछ शक है। सही जांच के लिए जयललिता के शव को कब्र से क्यों नहीं निकलवाया जा सकता? लोगों को जानने का अधिकार है कि जयललिता को क्या हुआ था। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अगुवाई में आयोग बनाकर पूरे मामले की जांच की मांग की गई है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस देकर जवाब भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। There are some mysterious circumstances. There are contradictions in the statements, and also the happenings happened on 4th and 5th. So all those things needs a judicial probe. For that purpose, taking a cue from the Calcutta High Court judgment, we have filed this. देश की न्यायपालिका पर बढ़ते बोझ को कम करने और गुणवत्तापूर्ण न्याय देने के लिहाज से सरकार वैकल्पिक विवाद निवारण को अहम भूमिका में लाना चाहती है। इसके लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। इसके अलावा सरकार सूचना और प्रौद्योगिकी से जुड़े मौजूदा कानून को और मजबूत करने की तैयारी में भी है। अदालतों पर लगातार मुकदमों के बढ़ते बोझ से निपटने के लिए सरकार वैकल्पिक विवाद निवारण को बढ़ावा देने की तैयारी में है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार देश में विदेशी और घरेलू आर्बिट्रेशन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने इसके लिए एक समिति का गठन भी किया है। ये समिति जरूरी उपायों पर सरकार को रिपोर्ट देगी। All of them have agreed that we will take it as a part of a national duty to make India a big hub of arbitration. सरकार देश में डिजिटल भुगतान के हो रहे विस्तार से साइबर धोखाधड़ी बढ़ने की आशंका पर नजर बनाए हुए है। इसके लिए सरकार सूचना प्रौद्योगिकी कानून में संशोधन पर विचार कर रही है। मंत्रालय ने इसके लिए विभाग के सचिव को कानून की समीक्षा करने
और उसे अंतिम रूप देने के लिए भी कहा है। If the IT Act needs certain reinforcement to take care of the security needs of digital transaction, this must be examined and report must come with follow-up action. साइबर सुरक्षा के मद्देनजर बैंकों को संदिग्ध गतिविधि मिलने पर तत्काल साइबर आपदा दल से संपर्क करने के लिए कहा गया है। नोटबंदी के बाद से देश भर में डिजिटल लेन देन बढ़ा है। इसके बाद से ही सूचना और प्रौद्योगिकी कानून को सख्त बनाए जाने की मांग उठ रही है। रविंद्र सिंह शुरान, राज्यसभा टीवी। उपराज्यपाल कार्यालय ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या जैन को स्वास्थ्य विभाग में सलाहकार बनाने के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। पीटीआई के मुताबिक दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल कार्यालय के निर्देश पर इस महीने सीबीआई को पत्र भेजकर मामले की जांच करने को कहा था। सत्येंद्र जैन ने पक्षपात के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी बेटी ने स्वेच्छा से काम किया और इसके लिए उसे कोई पैसा नहीं दिया गया। वहीं बीजेपी का कहना है कि मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश से इस बात को बल मिला है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने नियुक्तियों में भारी धांधली की है। इस बीच दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में अनिल बैजल 31 दिसंबर को राजनिवास में शपथ लेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस जी रोहिणी उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। अनिल बैजल 1969 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गृह सचिव थे। बैजल 2006 में शहरी विकास मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए थे। खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ में तकरार कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। आजीवन अध्यक्ष बनाए जाने के मामले में भारतीय ओलंपिक संघ आज खेल मंत्रालय के नोटिस का जवाब नहीं देगा। संघ का कहना है कि सरकार को उसके कामकाज में दखल देने का अधिकार नहीं। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री ने संघ के अध्यक्ष एन रामचंद्रन की कड़ी आलोचना की है। भारतीय ओलंपिक संघ ने सुरेश कलमाडी और अभय चौटाला को आजीवन अध्यक्ष बनाए जाने के मामले में खेल मंत्रालय के नोटिस का जवाब देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। भारतीय ओलंपिक संघ के एक अधिकारी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से विचार विमर्श के बाद ही कोई जवाब दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि ओलंपिक चार्टर के तहत भारतीय ओलंपिक संघ स्वायत्त संस्था है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रति जवाबदेह है। सरकार को इसके कामकाज में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। विवाद के बाद सुरेश कलमाडी ने ओलंपिक संघ में कोई भी पद लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन अभय चौटाला लड़ाई जारी रखने की बात कह रहे हैं। कलमाडी जी की तरह स्टेप नहीं लूंगा। मैं इस लड़ाई को आगे ये कह करके लड़ूंगा, मैं इंटरनेशनल कोर्ट में जाऊंगा आईओसी के खिलाफ भी फिर कि केवल हिंदुस्तान पे इस तरह के कानून नहीं थोपे जा सकते। इस मामले में खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए आज तक का समय दिया है। केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल ने इस विवाद के लिए संघ के अध्यक्ष एन रामचंद्रन को भी जिम्मेदार ठहराया है। 30 दिसंबर तक का समय दिया है। फैसला उनको करना है कि वो स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए आए हैं या अपनी अपनी पॉलिटिक्स के लिए आए हैं। इसमें मैं समझता हूं जो आयोग के प्रेसिडेंट है रामचंद्रन जी, वो भी उतने ही दोषी हैं जिन्होंने एजेंडा में आइटम ना होते हुए भी और इसको लेकर आए और इसको पारित होने दिया। 27 दिसंबर को चेन्नई में भारतीय ओलंपिक संघ की सालाना आम सभा में सुरेश कलमाडी और अभय चौटाला को आजीवन अध्यक्ष बनाया गया था, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लेखन में वैज्ञानिक तरीके अपनाने पर जोर दिया है। गुरुवार को भारतीय इतिहास कांग्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संदेह, असहमति और बौद्धिक रूप से विवाद प्रजातंत्र के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसे संरक्षण मिलना चाहिए। आज सत्र का आखिरी दिन है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार को 77वें भारतीय इतिहास कांग्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की विविधताओं को बरकरार रखने में इतिहास की भूमिका अहम है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने इतिहासकारों के सामने मौजूद चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने इतिहास लेखन में वैज्ञानिक तरीके अपनाने पर बल दिया। And clinical appreciation of the facts and matters which are available at their command to point out their strength, because it is not merely for theoretical and academic knowledge and pursuit of knowledge for knowledge's sake, but it is essential for strengthening our concept of Indian nationhood.
राष्ट्रपति ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की प्रवृत्ति पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने इतिहासकारों को तथ्यों की प्रामाणिकता बरकरार रखने की नसीहत दी। It is natural to love one's country, see as much glory to its past as one can detect, but patriotism should not result in blinkered approaches to interpreting history or compromise with truth in order to justify an argument of choice. इस मौके पर केरल के राज्यपाल जस्टिस पी सदाशिवम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन समेत कई नामी इतिहासकार मौजूद थे। इससे पहले कल सम्मेलन के पहले दिन इतिहासकार शिरीन मूसवी को भारतीय इतिहास कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सम्मेलन में देश विदेश के चोटी के इतिहासकारों के अलावा 1200 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के 77वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इतिहासकारों से अपील की कि इतिहास का लेखन व्यक्तिगत उपलब्धि या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ना हो, बल्कि एक वैज्ञानिक सोच के नजरिए से राष्ट्र निर्माण के लिए हो। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी, त्रिवेंद्रम, केरल। चीन अगले साल की शुरुआत में नेपाल के साथ साझा सैन्य अभ्यास करेगा। चीन के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। भारत की तर्ज पर चीन भी नेपाल के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनके देश का नेपाल की सेना के साथ हालिया सालों में सहयोग बढ़ा है। खबरों के मुताबिक ये अभ्यास फरवरी में किया जाएगा। इस दौरान नेपाली सुरक्षा बल आतंकी हमले के दौरान बंदी बनाए जाने की परिस्थितियों से निपटने का अभ्यास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग के तहत नेपाल भारत और अमेरिका के साथ भी सैन्य अभ्यास कर चुका है, लेकिन नेपाल के साथ रिश्तों में हालिया उतार चढ़ाव के मद्देनजर भारत इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। अमेरिका ने चुनाव हैकिंग मामले में बड़ा कदम उठाते हुए रूस के 35 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। इसके अलावा 2 खुफिया एजेंसियों और 2 रूसी परिसरों को भी बंद कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि रूस की ओर से अधिकारियों को हो रही परेशानी के चलते ये कदम उठाया गया है। उन्होंने आगे भी इस तरह के फैसले लेने के लिए रूस को आगाह किया। रूसी राजनयिकों को 72 घंटे के भीतर अमेरिका छोड़ने के लिए कहा गया है। दूसरी ओर रूस ने एक बार फिर साफ किया है कि उसने कभी अमेरिकी चुनाव को प्रभावित नहीं किया और अमेरिका के इस कदम का उचित जवाब दिया जाएगा। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि रूस ने चुनाव से जुड़े कई लोगों के ईमेल हैक करके खुफिया जानकारी हासिल की, जिसका मकसद डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव जिताना था। सीरिया में गुरुवार रात से संघर्ष विराम लागू हो गया है। तुर्की की ओर से पेश संघर्ष विराम के प्रस्ताव को सीरिया सरकार और विद्रोही गुट ने मंजूर कर लिया। सीरियाई सेना ने संघर्ष विराम के दौरान सैन्य अभियान रोकने की बात कही है। हालांकि आतंकी संगठनों इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा से जुड़े अल-नुसरा फ्रंट के खिलाफ सेना की कार्रवाई जारी रखी जाएगी। रूस और तुर्की ने सीरिया संघर्ष में शामिल सभी पक्षों से संघर्ष विराम का पालन करने की अपील की है। सितंबर के बाद सीरिया में यह पहला संघर्ष विराम है। इससे पहले 12 सितंबर को शुरू हुआ संघर्ष विराम हिंसा के चलते केवल 1 हफ्ते ही चल सका था। 2011 से सीरिया में जारी गृह युद्ध में 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इराकी सेना ने 2 हफ्ते के विराम के बाद पूर्वी मोसुल को आतंकवादियों से छुड़ाने के लिए अभियान फिर शुरू कर दिया है। इसके लिए सेना लगातार आतंकियों के कब्जे वाले इलाके की ओर बढ़ रही है। 17 अक्टूबर को शुरू हुआ मोसुल अभियान हाल ही में थोड़ा धीमा पड़ गया था। इराकी सेना के अधिकारियों ने जल्द ही अभियान खत्म करने की उम्मीद जताई है। मोसुल अकेला शहर है जहां अभी भी IS आतंकी काफी तादाद में मौजूद हैं। इसके कई इलाकों पर सेना ने फिर से कब्जा कर लिया है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। बैंकों में 500 और 1000 के नोट जमा कराने का आज आखिरी दिन। 31 मार्च तक RBI में नोट बदलने की सुविधा जारी। 60 लाख खातों में जमा हुए 7 लाख करोड़। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जारी की अपने उम्मीदवारों की सूची। 235 का नाम शामिल। शिवपाल ने किया 68 और उम्मीदवारों का ऐलान। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू PPA की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित। उप मुख्यमंत्री समेत 6 और विधायकों पर भी कार्रवाई। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। फरवरी में चीन नेपाल करेंगे साझा सैन्य अभ्यास। चीन के रक्षा मंत्रालय ने की पुष्टि। दोनों देशों के बीच पहला अभ्यास।
हैकिंग के आरोप में रूस के 35 राजनयिक अमेरिका से निष्कासित। खुफिया अधिकारियों और शीर्ष अधिकारियों पर प्रतिबंध। रूस ने कहा सही समय पर देंगे जवाब। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।